हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड क्लास ऑफ अकाउंटिंग सीरीज। लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी डिस्काउंट के बारे में और ये बताया था कि डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर एक बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को एक साथ सामान बेचता है तो ऑफर देता है कि अगर एक साथ आपने 1 लाख रुपए का माल उठा लिया, गुड्स ले लिया, तो आपको 1 लाख रुपए ना देकर मात्र 90,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इससे छोटे व्यापारी को, रिटेलर को फायदा दिखा, तो वो जल्दी से जल्दी 1 लाख रुपए का सामान खरीद लेता है। ये जो 10,000 है, इसे ही बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं की जाती। ये ट्रेड डिस्काउंट केवल सेल्स को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। वहीं कैश डिस्काउंट डेटर से जल्दी पैसा कलेक्ट करने का एक तरीका है। जैसे मान लेते हैं आपने अपने किसी कस्टमर को 50,000 रुपए का उधार में सामान बेच दिया, तो आपका कस्टमर आपका डेटर बन जाएगा जो पैसा देने में देरी कर रहा है। तो आपने कहा कि अगर ये पैसा मुझे 3 दिन के अंदर में आप पे कर दोगे तो 50,000 रुपए की जगह मात्र 45,000 रुपए में हम सेटलमेंट कर लेंगे। ये 5,000 का जो डिस्काउंट आपने दे दिया अपने डेटर को, यही है कैश डिस्काउंट और इसकी एंट्री हम अपने जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एक बार फिर से ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्री करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। एबीसी कंपनी है जिसने 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया 10% ट्रेड डिस्काउंट से। तो 1 लाख रुपए का सामान था, 10% का डिस्काउंट मिला, तो टोटल वैल्यू गुड्स की बची 90,000 रुपए। अब आप 90,000 रुपए पर जर्नल एंट्री कर दोगे, मतलब डिस्काउंट की एंट्री नहीं करोगे ट्रेड डिस्काउंट की, सिर्फ गुड्स की वैल्यू कम कर दोगे, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,000 रुपीज। आई होप यहां तक समझ में आया। इसके बाद हमने बात की थी कैश डिस्काउंट की, जो कि डेटर से जल्दी पैसा कलेक्ट करने का एक तरीका होता है। एग्जाम्पल है कि एबीसी कंपनी ने गुड्स खरीदा 1 लाख का और 10% कैश डिस्काउंट दे दिया। अगर वो तुरंत पैसा दे दिया तो एंट्री क्या होगी? एक तो आपको पैसा, आपने सामान खरीदा है, परचेज किया है, तो परचेज होगा डेबिट, क्योंकि परचेज करने से गुड्स आपके पास आएगा और खरीदा हुआ गुड्स परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट। 1 लाख का सामान आपने खरीदा लेकिन आपने पैसा सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपए ही दिए, तो जो पैसा बाकी का बच गया, जो पैसा आपको नहीं देना पड़ा, क्या वो आपकी इनकम नहीं है? जी, आपकी इनकम है। और वो है कितना? 10,000 रुपए, जो कि आपकी इनकम हो गई और नॉमिनल अकाउंट के रूल से इनकम क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। इस तरीके से दोस्तों डिस्काउंट का टॉपिक यही खत्म होता है। अब हम आगे की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैड डेट्स। और बैड डेट्स क्या होता है? नाम से ही कंफर्म है, बैड मतलब बुरा, डेट्स, डेट्स मतलब एक तो ये हो सकता है जिनको हमने कर्ज दिया है वो बेकार निकल गया, या ये कह सकते हो जो डेटर हमारा था, जिन्हें हमने उधार पे सामान बेचा, वो बुरा था, बड़ा गंदा था। मतलब बैड डेट्स, डेटर से मिलने वाला पैसा अगर नहीं मिलता, मर जाता है, वो पैसा बेकार हो जाता है, तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स बनता कैसे, बैड डेट्स होता कैसे, आइए पूरा रियल प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले कोई सामान आप अपने कस्टमर को बेचते हो उधारी पे। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, तो जब जैसे आपने रमेश को गुड्स बेचा उधार पे, तो जर्नल एंट्री आपको सिखाई कि रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? अगर रमेश, किसी का नाम हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो वही रमेश जो उधार पे सामान लेके गया वही हमारे लिए डेटर है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर हो गया? ये डेटर हमारा क्रिएट हो गया, देनदार क्रिएट हो गया, क्योंकि मैंने उधार बेचा। मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपए का हमने उधार सेल किया था। ओके, अब दूसरी बात क्या हुआ कि जो डेटर को हमने 5,000 रुपए का सामान बेचा, वो मिलना मुश्किल हो गया। हम जान गए वो भगौड़ा निकल गया।
तो आप सोच के देखो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो पैसा नहीं मिलना, तो क्या आज हमें आज की ही डेट पे उसे लॉस मान लेना चाहिए कि भाई 5,000 रुपए अब नहीं मिलने? याद रखना, फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, फ्यूचर में होने वाले फायदे के लिए नहीं सोचना चाहिए। पर लॉस आज ही सोच के रखो, अलर्ट रहो। यानी डेटर से पैसा नहीं मिलना तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हम मान लेंगे वो लॉस है। और लॉस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बैड डेट्स हमारे लिए लॉस हो गया क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, तो हमने यहाँ पर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट किया। मान लेते हैं जो हमने 5,000 रुपए का उधार बेचा था वो 5,000 रुपए हमारे लॉस हो गए, तो 5,000 को हमने डेबिट कर दिया। और साथ ही साथ जो हमने डेटर हमारा डेबिट था जिससे हमें पैसा मिलना था, अब वो खत्म हो गया, मेरा कोई डेटर ही नहीं है क्योंकि उसने तो पैसा दिया नहीं। तो अकाउंट में उस डेटर का नामो निशान नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां डेटर डेबिट था, यहाँ पर डेटर क्रेडिट हो गया है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर डेबिट था, क्रेडिट करके खत्म कर दिया। और बैड डेट्स लॉस हो गया तो हमारी बुक्स में लॉस एज अ बैड डेट्स शो करेगा। अब एक और बात, तीसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि 5,000 का सामान बेचा और बहुत मुश्किल से उससे बार बार घर गए हमारा कलेक्टर पैसा वसूलने वाला, तो उसने कहा 1,000 रुपए या 2,000 रुपए किसी तरह दे दिए, और 3,000 फिर भी हमें नहीं मिला, इतनी बार गए कि मिलने के चांस भी खत्म हो गए। तो आज हम मान लेंगे कि 2,000 मिला, बचे हुए 3,000 लॉस हैं। तो हमने कैश अकाउंट डेबिट 2,000, बैड डेट्स हमारा लॉस हो गया 3,000 का, और टोटल पैसा हमारा 5,000 का जो डेटर था, जो डेबिट था, वो यहाँ पर क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। आई होप तीनों बातें समझ में आई। रिपीट कर दूं, बैड डेट्स लॉस है क्योंकि पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, और पैसा मिलने की उम्मीद खत्म तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर मतलब वो राम श्याम मोहन जिसको आपने सामान बेचा था, आपका कस्टमर। वहीं पर अगर कुछ पैसा मिलता है तो जितना मिलता है वो कैश आया, डेबिट वाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और जितना नहीं मिला वो लॉस हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू वो डेटर। क्लियर होगी बात? अब एक और बात होती है, कई बार क्या होता है हम ये मान लेते हैं कि पैसा अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो 5,000 का हमारा कस्टमर भगौड़ा निकल गया, पैसा नहीं देगा, ऐसा मान करके हमने एंट्री कर दी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये हमने एंट्री कर दी। लेकिन एक आध दो साल बीता, उसका जमीर जिंदा हुआ, वो वापस से उसने सोचा कि यार ये तो गलत बात है, ऐसा करते हैं किसी का 5,000 उधार लिए, कौन सा हम अमीर बन जाएंगे, चलो वापस कर देते हैं। हमने अपने बुक्स में उसे लॉस मान करके डेबिट कर दिया था, अब तो उसका काम खत्म हो गया, डेटर अकाउंट भी क्लोज हो गया। लेकिन वो वापस आता है 5,000 रुपए लेकर, ईमानदार निकला 2 4 5 सालों बाद, और हमें वो 5,000 वापस करता है। तो हम अब करें क्या, उस 5,000 को क्या माने, कैसे एंट्री करें? तो दोस्त, जिससे मिलने की उम्मीद खत्म हो जाए और फिर भी मिल जाए, तो आप मानो कि वो हमारी इनकम हो गई। और अगर ये आपकी इनकम हो गई तो आप इसे एज अ इनकम ट्रीट करो और अपने अकाउंट में क्रेडिट कर दो, क्योंकि इनकम क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो आप एंट्री करोगे, जैसे मान लेते हैं वो 5,000 जो हमने मान लिए कि कभी नहीं मिलेंगे, या फॉर एग्जांपल ये 3,000 कभी नहीं मिलेंगे, तो वो 3,000 को अब हमारे पास कैश आ गया, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 3,000, कैश में आया तो कैश, और अगर डायरेक्ट बैंक में उसने डिपॉजिट किया तो बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर हो गया है, तो हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, एक नया अकाउंट नाम दे देंगे, वो 3,000 की एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो एक नया टॉपिक है, गुड्स फॉर पर्सनल यूज। कभी कभी होता क्या है, हम अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान निकाल लेते हैं। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, माना जाता है कि धंधे से कुछ निकालो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डालो, लेकिन ठीक है, आपने पर्सनल यूज के लिए अपने ही धंधे से, अपने ही बिजनेस से कुछ गुड्स निकाल लिए, तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमें समझना है।
तो देखिए दोस्त, सबसे पहले अगर आपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से सामान निकाला तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग ड्राइंग का मतलब होता है गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पज। तो एक बात बताओ, अब थोड़ा सा सोचना यहाँ पे, जब आपने गुड्स खरीदा होगा तो जर्नल एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट। खरीदा हुआ सामान गुड्स हमारे पास आया तो परचेज अकाउंट डेबिट। और वही सामान हमारे बिजनेस से जा रहा है, जो परचेज करके लाया वो जा रहा है, तो आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। मतलब पर अगर ड्राइंग किया है, अगर पर्सनल यूज के लिए सामान निकाला गया है, तो हमारे बिजनेस से गुड्स गया, कौन सा, जो परचेज करके आया, इसीलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना उसकी कॉस्ट रही है। क्लियर बात। और इसके बदले में ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहां तक तो हमें पूरी बात समझ में आई, लेकिन अब यहीं पर एक ट्विस्ट है और यही आपको बताते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है जीएसटी के बारे में तो पूरी तरह समझ में आएगा, फिर भी आपको थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आप सामान खरीद के लाते हो कहीं से, परचेज करके, जब आप सामान खरीदते हैं, यानी आप मतलब अभी आप कंज्यूमर मत बनिए, अभी आप बिजनेसमैन हैं। आपके बिजनेस में कहीं से गुड्स आया तो वहां पर आप उसे पे करते हो जीएसटी। और जब ये सामान आप बेचते हो ना, तो जब आप खरीदते हो तो इनपुट जीएसटी, बेचते हो तो आउटपुट जीएसटी। और इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में सेटलमेंट हो जाता है। मतलब अगर आपको 100 रुपए देने हैं, खरीद के लाए हैं, आपको जीएसटी आपने पे किया है, तो इनपुट जीएसटी का क्रेडिट का सेट ऑफ मिल जाता है। और वो बहुत डीप में प्रोसेस हम बिल्कुल नहीं बता सकते इस वक्त। इतना जानिए कि अगर आप सामान खरीदते हो तो आप जीएसटी देते हो, इसके बाद वही सामान अगर आप बेचते हो तो वहां पर आपका आउटपुट जीएसटी होता है। खरीद के लाए इनपुट जीएसटी, बेचा आउटपुट जीएसटी। और इनपुट और आउटपुट का सेटलमेंट हो जाता है, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। जीएसटी दो तीन तरीके के, जैसे अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी विद इन द स्टेट अगर गुड सप्लाई किया गया है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इंप्लीमेंट होता है। तो सीजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी का क्रेडिट और एसजीएसटी का क्रेडिट, क्रेडिट का सेट ऑफ होता है जो जीएसटी के बुक, जीएसटी सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं। यहाँ इतना जानिए कि अगर गुड्स खरीद के लाया और हमने बेचा नहीं, तो जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट था हमारे लिए, जिसका हमें सेट ऑफ मिलता, क्या अब भी मिलेगा? नहीं, क्योंकि हमने बेचा ही नहीं, हमने तो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। तो यही बात यहां पर समझाई गई कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सीजीएसटी। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी के झमेले में मत पड़िए। ये भी एक टोटल आप यही बोलिए कि टू इनपुट जीएसटी बोल दीजिए, क्योंकि जब खरीदा तो इनपुट जीएसटी आपका था, जब बेचते तो आउटपुट जीएसटी होता, क्रेडिट मिल जाता। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, वो जो जीएसटी इनपुट का क्रेडिट मिलना था वो अब नहीं मिलेगा, उसे हम रिवर्स कर रहे हैं। तो टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी, ये बातें लिखी हुई हैं। इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई, जैसे यूपी का आदमी यूपी में सामान बेचे खरीदे, और अगर यूपी से महाराष्ट्र में बेचा है, खरीदा गया है, तो वहां आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। उसी के लिए यहाँ तीनों डाल दिया गया है कि जैसा आपने सामान खरीदा, जहां से खरीदा, उसी हिसाब से ये एंट्री हो जाएगी। तो कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया जा रहा है तो ड्राइंग बोलेंगे और ड्राइंग डेबिट होगा, इसके बदले में जो सामान आपने खरीदा वो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही साथ वो जो जीएसटी का इनपुट मिलना था वो भी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई।
नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर आपने जो बिजनेस किया उसी बिजनेस से गुड्स निकाल के चैरिटी में दे दिया, यानी दान कर दिया, तो आप फिर से यहाँ पर आप बताइएगा हमें कि अगर आपने दान कर दिया तो वो जो चैरिटी है उसे हम कर देंगे डेबिट। ध्यान से सुनिए, अगर बिजनेस से बिना बेचे गुड्स चला गया, बिना बेचे बेच के जाता है तो सेल क्रेडिट हो जाता है, डेटर डेबिट हो जाता है। बिजनेस से गुड्स दो तरीके से जा सकते हैं, एक आपने बेच दिया, दूसरा आप खरीद करके लाए थे और रिटर्न करना पड़ गया, परचेज रिटर्न। लेकिन अगर बिना बेचे चला जाए तो परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। बेच के गया तो सेल क्रेडिट, परचेज रिटर्न हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा परचेज रिटर्न। ओके, इसी तरह अगर बिना बेचे गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे अगर चैरिटी दे दिया है तो चैरिटी या डोनेशन को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट। और वापस फिर बोल रहे हैं, चूंकि चैरिटी दिया है बेचा नहीं है तो जीएसटी का इनपुट रिवर्स कर दिया जाएगा। वही बात यहाँ फिर से रिपीट की गई है, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी, जो पिछले जर्नल एंट्री में हमने सिखाई। क्योंकि ये बेचा नहीं गया इसलिए इनपुट रिवर्स कर दिया जाएगा। बिना बेचे सामान गया तो परचेज क्रेडिट और बदले में वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा जिस पर्पज से सामान गया। चैरिटी में गया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा गुड्स दिया गया है फ्री सैंपल में। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप एक बुक सेलर हो, आपकी पब्लिशिंग हाउस है, तो आप स्कूल में, कॉलेजेस में या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को उस बुक को प्रमोट करने के लिए सैंपल भिजवाते हैं। तो आपके बिजनेस से सामान गया, गुड्स गया, लेकिन बिना बेचे गया, तो हमने आपसे बताया कि अगर वो बिना बेचे गया तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कॉस्ट पे। ओके, साथ ही साथ एक बात और बताई कि उससे रिलेटेड जो जीएसटी मिलना था, जीएसटी का क्रेडिट मिलना था, वो सब के सब रिवर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो इसे बेचा नहीं ना, सैंपल में दिया। अगर बेचते तो क्रेडिट मिलता, बेच नहीं रहे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो जो क्रेडिट मिलना था उसे हमने रिवर्स कर दिया और बदले में वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा जिस पर्पज से हमने दिया है। चैरिटी दिया तो चैरिटी डेबिट, सैंपल दिया तो एडवर्टीजमेंट डेबिट, क्योंकि सैंपल हम दे ही रहे हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारा लॉस से रिलेटेड, लिखा हुआ है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और डैमेज्ड और फायर। आग लग गया, चोरी हो गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, कुछ भी आ गया, हमारा लॉस हो गया क्योंकि हमारे धंधे से, हमारे बिजनेस से सामान हमारा खराब हो गया। तो देखिए क्या करना है, लॉस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है, लॉस या एक्सपेंस डेबिट कर दिए जाएंगे और इनकम और गेन क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखिए एक्सपेंस जो भी होंगे वो डेबिट करेंगे, लॉस भी डेबिट करेंगे। तो यहां पे लॉस होगा तो हमारे बिजनेस से गुड्स जाएगा और वो भी बिना बेचे जाएगा। और अगर बिना बेचे गया तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर टू परचेज अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। एक बात और अभी हमने आपको बताया उस टाइम पे कि जब भी सामान बिना बेचे बिजनेस से चला गया तो जब हमने खरीदा होगा तो जीएसटी का इनपुट, जीएसटी का क्रेडिट हमें बाद में मिलता है, तो फिर ये जीएसटी का क्रेडिट भी यहाँ नहीं मिलेगा। तो जर्नल एंट्री में क्योंकि बिना बेचे गया, एडवर्टीजमेंट में गया तो एडवर्टीजमेंट डेबिट, सैंपल में गया उसको भी एडवर्टीजमेंट कहते तो एडवर्टीजमेंट डेबिट, लॉस हो गया तो कैसा लॉस था यहाँ? लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, या डैमेज या लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट, वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा जिस तरह वो लॉस हुआ और परचेज क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बिजनेस से बिना बेचे गुड्स चला गया। और साथ ही साथ वो इनपुट जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, रिवर्स हो जाएगा, इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा रिवर्स कर दिया जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है, देखिए जैसे हमने आपसे बोला कि अगर लॉस हो जाए, चाहे वो आग लगने की वजह से हो या फिर
चोरी हो गया हो, तो लॉस बाय थेट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, उस नेचर को लिख करके उसे डेबिट करते हैं और बदले में हम परचेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए जो स्टॉक हमारे गोडाउन से लॉस हुआ है, मान लो एंट्री आप करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बट मेरे दोस्त, अगर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं अपने बिजनेस में स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि गलती से अगर चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस से कुछ रिकवरी हो जाए, आग लग जाए तब भी रिकवर हो जाएगा। तब हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, अगर ये गुड्स या स्टॉक इंश्योर्ड है तो, इंश्योरेंस कराया गया है तो, अब बहुत आराम से सोचिए, लॉस है तो लॉस हो गया, मैंने लॉस को डेबिट कर दिया। लेकिन अगर वो लॉस था बट इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया तो रिकवरी हो गई लॉस की, और वो इंश्योरेंस कंपनी जो हमें पैसा देगी क्लेम पास होने के बाद, तो क्यों ना हम उसे अपना डेटर मान लें। और जो डेटर है वो हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि डेटर भी तो असेट है। जिस चीज से हमें पैसा आना है, जिनसे हमें पैसा आना है, वो मेरे लिए असेट है भाई, और उनको हम डेबिट कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। यहां तक आई होप आप सबको बात हमारी समझ में आ रही होगी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से गया क्या, स्टॉक। कौन सा स्टॉक, जो हम परचेज करके लाए हैं, तो परचेज क्रेडिट। और साथ ही साथ सेम वही प्रोसेस होगा, जो इनपुट जीएसटी था वो इनपुट जीएसटी हमारा रिवर्स हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको और क्लियरिटी करेंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना था वो नहीं मिलेगा। ये हमारी जर्नल एंट्री। नॉर्मली जीएसटी की बात नहीं करते जर्नल एंट्री में। नॉर्मल तौर पे हम यही बात करते हैं कि अगर हमारा स्टॉक जल गया, लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर इंश्योर्ड था तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज कर देंगे उसकी जगह पर। क्लियर बात। अब इसके बाद एक और अगला, यहां पर लिखा हुआ है इफ फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ऊपर हमने इंश्योरेंस कराया था, अगर हमारा पूरा इंश्योरेंस का पूरा पैसा वापस मिल जाता है, क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। पैसा आएगा बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट। और किससे पैसा आया, इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों, अब एक बात यहां पर ध्यान से देखिए, ऊपर हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया था क्योंकि उनसे मिलना था, और अगर अब मिल चुका तो उन्हें हम क्रेडिट कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद अगला है, अगर इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम अमाउंट, हमें पूरा का पूरा पैसा मिला ही नहीं है, तब हम, तो हमारी एंट्री क्या होगी, तो हमारा जितना टोटल क्लेम था वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बदले में, जैसे मान लीजिए हमारा क्लेम 10,000 रुपए का था, तो 10,000 रुपए हमें मिलने चाहिए थे, वो अमाउंट हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया 10,000। लेकिन हमें केवल क्लेम जो एक्सेप्ट हुआ है वो 8,000 रुपए का हुआ है, तो 2,000 जो नहीं एक्सेप्ट हुआ वापस उसे हम लॉस बाय फायर मान लेंगे, तो 2,000 रुपए डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो लॉस हो गया, वो हमारे लिए एक्सपेंस है। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर आपने असेट खरीदे हैं, फिक्स्ड असेट, असेट दो तरह होते हैं, फिक्स्ड असेट, करंट असेट। फिक्स्ड असेट वो असेट होते हैं जो, जैसे देखिए असेट का क्लासिफिकेशन कई तरीके से होता है, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म असेट, और लॉन्ग टर्म का मतलब जनरली ये फिक्स्ड असेट होते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, जो 1 साल से ज़्यादा तक इस्तेमाल होता है, और बिल्डिंग तो 100 साल तक इस्तेमाल की जाती है। करंट असेट वो असेट होते हैं जो जनरली 2-3 महीने तक ही यूज में रहते हैं, ठीक है। कैश, कैश करंट असेट है, ये एक बार जो पैसा आ जाता है वो सालों साल नहीं रह पाता, क्योंकि वो तो आए दिन खर्चे होते रहते हैं। तो अगर हमने फिक्स्ड असेट परचेज किया तो ऐसे में
एक सेकेंड। तो फिक्स्ड एसेट हमारे पास आएगा, क्योंकि असेट आया, रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो फिक्स्ड एसेट हमारा डेबिट हो जाएगा। और बदले में क्रेडिट क्या होगा, अगर हमने कैश दे दिया, नगद खरीदा, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हमने उधार खरीदा, तो जिससे खरीदा उसका नाम लिख देंगे टू सप्लायर्स अकाउंट। मतलब जो असेट आया वो डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, कैश दिया तो टू कैश, कैश गया। और अगर कैश नहीं दिया तो उसका नाम लिख देंगे जो हमारा क्रेडिटर है, मतलब जिसको हमें पैसे वापस करने हैं। अगर यही एसेट हमने बेच दिया, फिक्स्ड एसेट हमने सेल कर दी, तो क्या करेंगे, सेल करेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से एसेट गया टू फिक्स्ड एसेट, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। और असेट हमने सेल किया तो या तो हमें कैश मिला होगा या फिर उधार लेके गया होगा। अगर कैश मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर कैश नहीं मिलता तो जिस इंसान को हम बेचते हैं, जिस बंदे को, वो हमारा डेटर बन जाता है, तो हम उसका नाम लिख देंगे परचेजर्स अकाउंट, जिसने परचेज किया। जैसे मैंने असेट 10 लाख की असेट बेची है रामू को, तो लिखेंगे रामू अकाउंट डेबिट। कैश मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं हमारे पास एक 1 लाख की एसेट पड़ी थी, हमने उसे 90,000 में बेच दिया, तो 20,000 रुपये का हमारा लॉस हो जाएगा, तो बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। क्लियर बात। और हमारे पास से गया क्या, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, फिक्स्ड असेट हमारे पास से चला गया। अगर 1 लाख का असेट हमें 1,10,000 में मिल रहा है, तो 10,000 का गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल से। बस इतना ही करना है। बाकी इसके साथ साथ वो सारे के सारे, वो जो जीएसटी वाला, जीएसटी के लिए अभी हम इसको फिलहाल रोक रहे हैं जानबूझ करके, उसकी भी एंट्री की जाती है, थोड़ा बहुत हमने आपको बताया है। नेक्स्ट, इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री करने से पहले एक बात हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि अकाउंट का एक जनरल रूल होता है। क्या, ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो इसके लिए हमें असेट का मतलब समझना है, जो कि हमने थोड़ा बहुत आपको बताया है, कि जिसकी मदद से हम बिजनेस करते हैं। जनरली लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ये सब हमारे एसेट हैं। असेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट हो सकते हैं। फिक्स्ड एसेट में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब आते हैं जो 1 साल से ज़्यादा तक इस्तेमाल किए जाते हैं। और करेंट एसेट में जैसे कैश, डेटर, क्योंकि डेटर से पैसा मिलना होता है तो हम उसे एज अ असेट ट्रीट करते हैं। कैश हमारे लिए असेट होता है, गुड्स हमारे लिए असेट होता है, और ये करंट असेट है, क्योंकि गुड्स तो आना जाना लगा रहता है, बेचना वगैरह, खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, ये पर डे होता रहता है। तो ये 1 साल से ज़्यादा तक नहीं रखा होता है, नहीं तो खराब जाएगा, तो ये करंट एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट दो होते हैं। तो इस हिसाब से जैसे डेटर हमारे लिए एसेट होता है, वैसे ही अगर कोई चीज हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी बन जाए, हमारा ऑब्लिगेशन बन जाए, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी कुछ और नहीं, आप ऐसे कहिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आपकी लायबिलिटी है। जैसे आपने उधार सामान खरीदा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पे आप अपने उधारी निपटाएं, अपने क्रेडिटर का पेमेंट करें। तो अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, मतलब आपका ऑब्लिगेशन है, उत्तरदायित्व है, दिस इज कॉल्ड योर लायबिलिटी। तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है। इसी तरह अगर कोई खर्चे हैं, एक्सपेंस, वो करने बाकी हैं, मतलब कुछ खर्चे हैं जो हमें करने हैं, हमें मालूम है कि हमें करना पड़ेगा इन फ्यूचर, तो हमारे लिए वो क्या है, मतलब हमें कर देना चाहिए था पर हमने अभी किया नहीं, हमें ये करना पड़ेगा, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो बाकी हैं, जो करने हैं हमें, तो वो करने हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी जैसा हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो एक बात समझिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए
कोई एक्सपेंस है जो आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए वो क्या है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट किया जाएगा, असेट डेबिट किया जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। वहीं पर जो एक्सपेंस हमारा, जैसे मान लेते हैं रेंट है, देना बाकी है, तो आप एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट तो हमारा खर्चा है, वो एक्सपेंस तो हमारे लिए डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट से। साथ ही साथ जो हमारा एक्सपेंस देना बाकी है, मतलब लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी देना बाकी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी तरह अब हमारे पास एक है प्रीपेड एक्सपेंस। ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे खर्चे हैं जो हमने पहले ही कर दिए। अब आप सोच के देखिए, हमें चुन्नू की फीस जमा करनी है अगले महीने और हमने अभी ही जमा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले महीने हमें नहीं करना पड़ेगा। हमारे चेहरे की वो खुशी बता रही है कि मेरी एसेट है। आप उसे एसेट जैसा ट्रीट करें कि भाई कोई खर्चा करना है और आपको करना नहीं पड़ रहा, तो आपको लगेगा वाह ये तो मेरा फायदा हो गया, ये तो मेरी एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आप कोई खर्चे पहले से ही कर दे रहे हो तो उस टाइम पे आपको नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसे एसेट जैसा ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग में। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, बिकॉज ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। और वहीं पर वो खर्चे जो करने थे वो अब नहीं करने पड़ेंगे, तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, डेबिट से खत्म हो जाएंगे। अब एक आता है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मतलब किसी भी बिजनेस में छोटे मोटे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। जैसे आप कभी ज्वेलरी शॉप पे जाइए तो आपको जाते ही वो कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी ऑर्डर करने लगते हैं। इसी तरह कोई और बहुत बड़े अच्छे शॉप में, कोई शोरूम में जाइए तो वो भी आपको चाय पानी ऑर्डर करने लगते हैं। तो इस तरीके से छोटे मोटे खर्चे होते हैं। ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। तो ये एक्सन्ड्री का मतलब विविध, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे मिला करके उसे ही हम बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस हमेशा हमेशा, ये कोई उधार पे नहीं होता, ये नगद ही होता है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा हमारे पास से जाएगा। ओके, इसके बाद एक और बात है, अक्रूड इनकम की बात की जा रही है। ये अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम का मतलब ये वो इनकम है जो हमने कमा तो लिया पर अभी हमें मिला नहीं है। जैसे नौकरी हमने 1 महीने कर ली, सैलरी हमें मिलनी थी पर अभी मिली नहीं, वो हमारी अक्रूड इनकम कहलाएगी। और अक्रूड इनकम का मतलब मुझे मिलना है तो मेरे लिए एसेट जैसा ट्रीट करेंगे हम, तो अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू, जो इनकम, ये चूंकि हमने इसे अपना असेट मान लिया और ये अभी मिलना बाकी है, तो हमारे लिए इनकम इनकम ही रहेगी और ये क्रेडिट हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट से। मतलब सैलरी मिलना बाकी है तो अक्रूड सैलरी, हमने कमा लिया है क्योंकि हमने काम कर लिया, हमारा 1 महीना पूरा हो गया, तो एंट्री हो जाएगी अक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। क्लियर? इसके बाद एक इनकम है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होता है सर? एडवांस इनकम का मतलब इनकम हमने पहले ही ले लिया, यानी हमें सैलरी मिलनी थी, हमने एडवांस में ले लिया, हमें ज़रूरत थी, तो हम क्या करेंगे, इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो इनकम मेरी थी वो अब नहीं रही क्योंकि हमने तो पहले ले लिया, तो इनकम को अब हम क्रेडिट होनी चाहिए थी, डेबिट करके ख़त्म करेंगे, अब नहीं मिलने। और बदले में जो इनकम हमने पहले ही रिसीव कर लिया उसे क्रेडिट करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सैलरी एडवांस में ले लिया, एंट्री करेंगे सैलरी, चूंकि हमारी इनकम होगी तब। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, ताकि हम बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। अब एक और बात आती है डेप्रिसिएशन की। तो सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे जैसे कोई सामान आप यूज करते हो, यूज करते जाते हो, वो डेप्रिसिएट होता जाता है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। डेप्रिसिएशन का मतलब घिसावट। जैसे कार आप खरीद के लाते हो शोरूम में, जब तक है चाहे वो सालों साल पड़ा रहे उसकी वैल्यू कभी नहीं गिरती।
लेकिन जैसे शोरूम से बाहर आता है वो सेकंड हैंड कहलाती है। और वही कार जो आप 10 लाख में लेके आए हो, अब आपको अगर पड़ोसी को बेचना हो तो वो आपको 8 लाख 7 लाख रुपए देने की बात करेगा। क्यों? सीधी सी बात है, उसकी वैल्यू कम हो गई। तो जैसे जैसे हम असेट को यूज करना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे यूज करते हैं उसकी वैल्यू कम होती है। इसे ही बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, हिंदी में बोलते हैं ह्रास, कमी आ जाना। तो जब डेप्रिसिएशन चूंकि हर साल लगता है, तो डेप्रिसिएशन के लिए हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन है तो लॉस है, हमारी असेट की वैल्यू कम हो रही। वैल्यू किसकी कम हो गई? असेट की। असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट से अगर किसी चीज को घटाना है तो हम क्रेडिट कर देंगे टू असेट्स अकाउंट। क्रेडिट है बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, घटाना है तो डेबिट करो। डेबिट है बढ़ाना है तो फिर डेबिट कर दो और घटाना है तो क्रेडिट कर दो। तो 1 लाख रुपए की हमारी कोई फर्नीचर थी, 10% डिप्रिसिएट हो गया 10,000 रुपए, आज उसकी वैल्यू 90,000 बचेगी। तो हम जर्नल एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू फर्नीचर अकाउंट। कितनी वैल्यू कम हो गई? 10,000। और बैलेंस शीट में या बाद में जाकर असेट की वैल्यू हम 90,000 पे शो करेंगे। चलिए, अब हमारे सामने है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन कुछ बातें बताते हैं हम। जैसे हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, अकाउंट ओपन करते हैं हम, बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं, तो हम ये मानते हैं वो जो बैंक है ना वो मेरा है, बैंक में पैसे मेरे हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारा पैसा बैंक में गया। या ये कह लो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश गया। अगर हम बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे तो पैसे आएंगे हमारे बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू वो जो बैंक है उसने हमें पैसे दिए, तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। अगर हमने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर लिया, पर्सनल यूज की जगह हमने बोला है आपको ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या विड्रॉ किया है? कैश या बैंक, टू बैंक, ये मतलब ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए। इसके बाद है अगर हमने अपने क्रेडिटर को चेक से पेमेंट किया, चेक काट के दे दिया, तो वो क्रेडिटर उसको पेमेंट मिल गया है, वो डेबिट हो जाएगा। और चेक से पेमेंट किया तो पैसा हमारे बैंक अकाउंट से जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमने कोई चेक इशू किया, आपको चेक दिया, आप हमारे क्रेडिटर हो, हमें आपको पैसा देना है 50,000, हमने आपको चेक दिया, जाओ आप हमारे बैंक से पैसे ले लो। आप अपने ही बैंक में डिपॉजिट करते हैं चेक को, वहां से वो कलेक्ट कर लेता है। तो अगर वो बैंक वो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो अब क्या हो जाएगा? यही एंट्री जो हमने क्रेडिटर अकाउंट डेबिट किया था ये रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। जो डेबिट था वो क्रेडिट, जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें डेटर से हमने सेल किया उधार पे, वो डेटर था, उसी दिन वो शाम तक आकर के मुझे चेक दे जाता है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? भाई उसी दिन हमें दे गया ना, सेम डे पर, तो हमें डेटर रिकॉर्ड, तो हम करेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो चेक दिया, चेक हम ले जाकर बैंक में देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। और टू डेटर, वो जो डेटर था हमारा वो डेबिट रहा होगा, उससे पैसा मिलने रहे होंगे, अब नहीं मिलेगा, अब उसने चेक दे दिया, तो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद है अगर डेटर से हमने चेक लिया और हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, वो चेक अभी भी हमारे पास रखा हुआ है, अगर हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, लेकिन हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया दोस्त, तो हम अब उस चेक का नाम लिख देंगे, बोलेंगे चेक इन हैंड, मेरे पास अभी भी चेक रखा हुआ है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। और बाद में जिस दिन भी हम वो चेक ले जाकर बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे और इस चेक को बदले में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो डेबिट था, अब वो चेक मेरे पास नहीं रहा, वो बैंक चला गया, उसे क्रेडिट कर देंगे। फिर हमने जो चेक डिपॉजिट किया है, जो डेटर से मिला था, वो चेक डिसऑनर हो गया, तो हम बोलेंगे ए डेटर भैया, आपसे पैसे मुझे मिलने थे, आपने चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, वापस आपसे लूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद में पेमेंट टू क्रेडिटर, अगर हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट बनाया जाता है, तो हम बोलेंगे हमने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। और
जब हम ड्राफ्ट में पेमेंट करते हैं ना तो थोड़ा बैंक चार्जेस भी लगते हैं हमारे। बैंक कुछ पैसे काट लेती है, 1% 2% या जो भी काटती हो। तो बोलेंगे बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या है, खर्चे, और खर्चे होते हैं डेबिट, तो हो जाएगा डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारे पास से पैसा चला गया, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा चला गया। कुछ खर्चों का पेमेंट हम करते हैं, अगर खर्चों का पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों के लिए बैंक हमसे पैसे चार्ज कर लेता है, तो हम बोलेंगे बैंक चार्ज हमारे लिए क्या है, खर्चे। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बैंक से मेरा पैसा चला गया, हमारे अकाउंट से हमारा बैलेंस कम हो गया। फिर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है कई बार, तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, खर्चे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। मतलब बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हमारे लिए खर्चा है। और बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है, चूंकि बैंक बैलेंस असेट है, कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। असेट को कम करना है क्रेडिट करो, असेट को बढ़ाना है डेबिट करो, बिकॉज ऑल असेट्स हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। फिर एक चीज है कि बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, मतलब जो बैंक से इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो मेरी इनकम है, उसे कर देंगे क्रेडिट, और बदले में ये पैसा कहाँ जाएगा, हमारे अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है, और हमारा बैंक ऑटोमेटिक वो पेमेंट कर देता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वो खर्चा है क्योंकि हर बार हमें देना पड़ता है, हर साल देना पड़ता है, टू बैंक अकाउंट। हमारे पैसे हमारे बैंक अकाउंट में कम हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा। मान लेते हैं हमने कहीं इन्वेस्ट किया शेयर्स में और वहां से हमें डिविडेंड मिला है, डिविडेंड डायरेक्ट बैंक में जाता है, तो हमारे बैंक में हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और हमारी इनकम क्या थी, डिविडेंड इनकम, तो टू डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड क्या होता है, जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को सारे शेयर होल्डर में बांटती है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। फिर है, हमने बैंक से लोन लिया था और लोन को हमने रिपे कर दिया, तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, और हमारा बैंक लोन जो कि हमारी लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो लायबिलिटी हमारी बैंक लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगी। फिर हमने उसी बैंक लोन को चेक में पेमेंट किया, तो बैंक लोन तो डेबिट होगा, जो कैश की जगह हम अब बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास से चेक गया है और चेक बैंक में जाता है। फिर है, एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने पैसे ट्रांसफर किए, एचडीएफसी से हमने आईसीआईसीआई में पैसे ट्रांसफर किए, तो हम उस बैंक का नाम लिखेंगे एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक। जिस बैंक में जाएगा उसे डेबिट, जिस बैंक से जाएगा उसे क्रेडिट। ओके। अब एक लास्ट बात, आज का ये टॉपिक कवर हो जाता है, कोशिश थी हमारी और जल्दी कवर हो, लेकिन ये लास्ट आज का टॉपिक है, ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझिए। हर बार, हर साल बिजनेस 31 मार्च को क्लोज होता है, बिजनेस नहीं क्लोज होता, सॉरी, अकाउंट्स क्लोज होते हैं। तो जब 1 अप्रैल दोबारा एक दिन बाद आता है, वहां से नया साल शुरू होता है, और नए साल, पिछले साल की एंट्री जो क्लोजिंग होती है, नए साल ओपनिंग हो जाती है। पिछले साल अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रह गया है तो नए साल 1 अप्रैल को उसे हम एज अ ओपनिंग स्टॉक शो करते हैं। तो ओपनिंग एंट्री ऐसे बहुत सारी एंट्री होती है, ठीक है। तो करते क्या है, अगर मान लो 31 मार्च 2023 को हमारे पास 1 लाख रुपए की असेट थी, तो वो असेट अब डेबिट हो जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट। और इन सब का नाम लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सारी एसेट को इंडिविजुअली हम लिखेंगे, और वो सारे एसेट हमारे डेबिट कर दिए जाएंगे। ओके, क्योंकि ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। और जितनी लायबिलिटी थी वो सारी लायबिलिटी अलग अलग क्रेडिट हो जाएगी। लायबिलिटी जैसे, हमारा क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, हमें बैंक का लोन पे करना है तो टू बैंक लोन अकाउंट, वो हमारी लायबिलिटी है। और एक और बात ध्यान से समझना दोस्त, अगर हम बिजनेसमैन हैं, हम अपने बिजनेस में पैसे लगाते हैं, तो उसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, जो कि ओनर, बिजनेस ओनर इंटरप्राइज में, अपने बिजनेस में
वो पैसे लगाता है स्टार्टिंग में, उसे बोलते हैं कैपिटल। तो अगर पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बिजनेस में कैश आया टू कैपिटल अकाउंट। अभी इसकी एंट्री हम दोबारा करवाते हैं। अभी इतना सोचिए, सारे एसेट डेबिट, सारी लायबिलिटी क्रेडिट, और अगर एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है तो जो बैलेंस बचता है उसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। आगे जब बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे तो ये बात और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये डिफरेंस होता है एसेट और लायबिलिटी के बीच का, ताकि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल वो होता है जो टोटल एसेट, जैसे टोटल एसेट 10 लाख रुपए है और लायबिलिटी हमारी 9 लाख, तो 1 लाख जो बचा वो हमारा क्या होता है, कैपिटल। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज का ये जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है दोस्त। बस यहीं से हम विदा लेंगे। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।